अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन इजी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है जी ड्रग्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे। आइए ज़रा चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। और वही जो हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाले ड्रग नहीं पढ़े सारे दे सारे, अल्फा एड्रेनर्जिक ते बीटा ते कोलिनर्जिक, वही सारे सारे इधर भी डिस्कस कर देने। तां ये टॉपिक चूज़ किया कि चलो ताज़ा ताज़ा पढ़े आते इधर भी आके थोड़ा महसूस हो सके। आइए सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों को ज़रा समझना है कि भाई एक एलर्जी, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ज़ाहिर सी बात है नोज़ इन्वॉल्व होएगा और साथ में लंग्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसा ही है कि नहीं? एक तो लंग्स इन्वॉल्व होंगे और साथ में क्या इन्वॉल्व होएगा, हमारे पास नोज़ इन्वॉल्व होएगा। अब देखें कि भाई कोई भी एलर्जन जो है वो अगर हमारे पास इनहेल्ड हो गया है और वो बॉडी में आ चुका है तो अब क्या होएगा। वो आते साथ ही पहला काम तो ये करता है कि वो हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, आईजीई। अब ये आपने कंसेप्ट समझते रहना है कि आईजीई पैदा हुई, वो जाके बाइंड करती हैं जी मैस्ट सेल के साथ। किसके साथ? मैस्ट सेल के साथ। उस मैस्ट सेल के साथ इसने बाइंड किया तो उसके बाद इसने इसको कहा चल पुत्र हूं तू रिलीज करके भाई तू रिलीज कर दे, हिस्टामिन रिलीज कर दे, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर दे, लिटोक्रीन्स रिलीज कर दे। हुण ए बंदे के काम करसों जी, ए कास करासों ने छींका यानी कि रेनिटिस, रनी नोज या फिर एस्थमा यानी कि दमा वगैरह वगैरह, यानी कि तुहाडे फेफड़े ते नक दे जेड़े जेड़े रोले होने ने वो एक कास करावणगे। ए होने ने बुनियाद, ये होती है बुनियाद। और इससे भी वजह जो होती है वो होता है ये एलर्जन जो आया और आते साथ इसने जो है वो मैस सेल के साथ इसने पहले आईजी प्रोड्यूस किया, आईजी ने मैस सेल के साथ बाइंड किया और उसके बाद हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन लिटोक्रिन से रिलीज हुए, ये अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुए, उन्होंने आगे से जाके फिर एस्थमा रेनिटिस वगैरह काज करवा दिया। अब अगर मैं बात करूं कि भाई हिस्टामिन के हवाले से थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन करें अगर, कि हिस्टामिन जो है वो हमारे पास एक केमिकल मैसेंजर है जो एंडोजीनियस, और वो जाके क्या करता है कि भाई हिस्टामिन जो है ना उसके भी आगे से रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन बाइंड करने के भी आगे से। जिस तरह हमने नहीं पढ़े भाई एसिटाइलकोलाइन भी केमिकल मैसेंजर था भाई, जो हमने एपिनेफ्राइन पढ़ा, नोरिएपिनेफ्राइन पढ़ा, उनके भी अपने वो भी सारे केमिकल मैसेंजर थे, लेकिन उनके अपने अपने रिसेप्टर थे और वो अपने अपने रिसेप्टर में जाके अपना अपना काम किया करते थे, ठीक है ना। तो हिस्टामिन भी इसी तरीके से, इसका भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई रिसेप्टर मौजूद है और ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टामिन रिसेप्टर, या मैं एच रिसेप्टर भी कह सकता हूँ ना। अब वो हिस्टामिन रिसेप्टर जो है उस पे जाके हिस्टामिन बाइंड कर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है हमने जिस तरह एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन की, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन की, हम हिस्टामिन रिसेप्टर की भी तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना। इसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आ जाएंगी कि भाई H1 और साथ में H2, ठीक है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर। अगर कोई हिस्टामिन आके H1 रिसेप्टर पे अटैच होए ना, उसके जरिए जो रोले आपको होते हैं ना वो रनी नो, डिजीनेस, हेड एक, एस्थमा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो H2 वाला ना वो रिलेटेड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी के साथ, मतलब कि जेड़ा कम उधर होसी वो किस नाल रिलेटेड होसी ने जी, वो रिलेटेड होएगा आपके मैदे के साथ। अगर कोई चीज इसके ऊपर आकर जुड़ रही है वो आपके अंदर HCl की प्रोडक्शन बढ़ा देगा मैदे में, लेकिन आपकी अगर कोई H1 पे आके अटैच हो रहा है तो वो आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करवा के रनी नोज, हेड एक या एस्थमा काज करवा देगा। अच्छा, अब इस जो हमारे पास H1 रिसेप्टर पे आकर अटैच होने वाली ऐसी चीजें हैं जो कि काम वही कराएं जो हिस्टामिन कर रही थी, तो उसको हम क्या कह देंगे, एगोनिस्ट। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज इसके ऊपर डाल रहा हूं कि एंटी हिस्टामिन चीज मैं डाल रहा हूं या मैं एंटागोनिस्ट चीज डाल रहा हूं जो जाके इसको ब्लॉक कर दें या इसको ब्लॉक कर दें, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। अब असल में इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन दो किस्म की होती है। होता यह है कि भाई एंटी हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन हो सकती है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है ना वो जाके जब बाइंड करती है हिस्टामिन के ऊपर, तो वो जाके सिर्फ यही नहीं कि जो पेरिफेरल सिस्टम में यानी कि लंग्स वगैरह में जो H1 रिसेप्टर मौजूद हैं उन्हीं को ब्लॉक करेगी और जो है वो एस्थमा जो है वो नहीं हो पाएगा। जाहिर बात है जब H1 ब्लॉक हो जाएगा हिस्टामिन नहीं निकलेगी, हिस्टामिन यानी कि हिस्टामिन वाला इफेक्ट नहीं निकलेगा। हिस्टामिन जाके H1 पे बाइंड होती थी, अपने रोले काज करवाती थी, इन्फ्लेमेशन, डिजीनेस, हेडेक वगैरह वगैरह। अब मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया है, हिस्टामिन जाके अटैच ही नहीं हो रही, अब तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द एंटी हिस्टामिन अटैच हो रही है। वो सिर्फ लंग्स वगैरह या पेरिफेरल सिस्टम यानी बॉडी में जहां पे भी H1 रिसेप्टर है सिर्फ वहां पे नहीं जाती बल्कि साथ में CNS में भी जाती है। और जब CNS में भी जाती है तो जाहिर सी बात है उसने वहां पे जाके जो सबसे बड़ा रोला करवाना है वो हमारे पास तकरीबन सिडेशन होती है यानी कि नींदर,
आपने देखा होगा जब बच्चे जो हैं जब वो बचपन में खांसते होते हैं तो माएँ उनको, आजकल की माएँ उनको खांसी के सिरप पिला देती होती हैं जो कि उनको सेडेटिव इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। वो इस तरह से करती हैं कि उन्होंने मोबाइल ते लगना होना। बहरहाल तो ये हमारे दरमियान भी एक फुकदान है माओं की मोहब्बत वाला, वो भी कमी होती जा रही है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई, अल्लाह पाक खैर फरमाए मालिकों के वसीले। अच्छा, अब एंटी हिस्टामीन का जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है वो सिर्फ पेरिफेरल सिस्टम में जो H1 मौजूद है रिसेप्टर वहां नहीं जा रहा, वो साथ में दिमाग में भी बढ़, जब दिमाग में भी जा रहा है तो वहां पे तो जाके सर वो सिडेशन काज करवा देगा, यानी कि वहां पे जाके वो उसको नींदर आहिस्ता आहिस्ता नींदर नींदर वाला सिस्टम। जबकि जो एंटी हिस्टामीन ड्रग के जो सेकंड जनरेशन है वो पेरिफेरल H1 में ही जाती है और CNS में नहीं जाती। यानी कि अब मुझे बताओ ना इन दोनों में से कौन सा ड्रग सही होना है, हम कौन सी जनरेशन इस्तेमाल करें? ज़ाहिर सी बात है सेकंड, क्यों? वो दिमाग में असर नहीं करती, ठीक है। आप लोग जब भी जाते होंगे ना नज़ले ज़ुकाम, ऐसा डॉक्टर याद रख लो कि नज़ले ज़ुकाम के लिए कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करते होते हैं। बहुत जो बेस्ट दवाई है वैसे वो सिट्राज़ीन है और वो आती भी फर्स्ट जनरेशन में ही है। सिट्राज़ीन डाइहाइड्रोक्लोराइड आ गई। अब ये जो सिट्राजीन है ना, ये बहुत जो इसका ब्रांड है वो रिजिक्स है, लेकिन आपने ब्रांड को याद नहीं रखना। अच्छा, आपने सिर्फ जेनेरिक नेम को याद रखना है, वो ब्रांड फिर बड़े महंगे होते हैं। सिट्राजीन आप याद रखें एक दवाई है जो कि एंटी हिस्टामीन की H1 की फर्स्ट जनरेशन दवाई है और ये जाके नींदर भी दिलानी ने ते नाल नज़ले जुकाम हो उसको भी ठीक करनी ने। तो एक इसी तरीके में सेकंड की भी बता देता हूँ, डेस्लोरेटिडीन, ठीक है, या फेक्सोफेनेटिडीन। ये वो दवाइयां हैं जो कि एंटी हिस्टामीन की H1 की सेकंड जनरेशन है, H2 नहीं। H2 दा रिलेशन है टिड दे नाल, यानी कि GIT दे नाल। ए रिलेशन है फेफड़ियां दे नाल। और इसके आगे फिर मुख्तलिफ किस्में किस तरह की, फर्स्ट जनरेशन फेफड़ों के साथ भी, साथ में दिमाग के साथ भी, जबकि सेकंड जनरेशन सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों के साथ। अब ये डेस्लोरेटिडीन या फेक्सोफेनेटिडीन ये वो दवाइयां अगर आप देंगे ना, इससे आपको, इनको हम कहते होते हैं कि भाई ये एंटी नींदर है, यानी कि नींदर नहीं आएगी। एंटी सिडेटिव भी इनकी दवाइयों पे भी लिखा होता है, जब आप लेने जाते हैं तो लिखा होता है एंटी सिडेटिव विद एंटी सिडेटिव एक्शन, डेस्लोरेटिडीन के ऊपर लिखा होता है। इसी तरीके से सॉफ्टेन एक ब्रांड, मैं ब्रांड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इसी लोग नाम आप इस्तेमाल करते रहते होते हैं, उसमें डेस्लोरेटिडीन आता है, फेक्सोफेनेटिडीन भी आ जाती है, ठीक हो गया। ये तो हमारी डिस्कशन हो गई एंटी हिस्टामीन की, समझ में आई है ना कि एंटी हिस्टामीन की दो क्लासिफिकेशन थी, H1 और H2, और मैंने बात की है H1 की, और H1 की आगे से फर्स्ट जनरेशन जो दिमाग फेफड़ों पे जाके लगती थी, और H2 वाली सॉरी और जो सेकंड जनरेशन जो मेरे पास सिर्फ दिमाग पे नहीं लगती थी बल्कि सिर्फ लंग्स या पेरिफेरल H1 रिसेप्टर पे जाके अटैच होती थी। अब जो H2 है वो मेरा डिस्कस करना बनता नहीं है, मैं सिंपली बता देता हूँ, समेंटिडीन, ये HCl की प्रोडक्शन को लोअर करेंगे। मैंने एक मिसाल आपको दे दी है, समेंटिडीन, ठीक हो गया। ये H2 ब्लॉकर है, एंटी हिस्टामीन है लेकिन H2 ब्लॉकर है, जाके मैदे में एक्ट करेगी और वहां पे रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगी। अब ये तो मेरी हिस्टामीन्स के हवाले से सारी डिस्कशन होगी कि भाई किस तरीके से हमारे अंदर नजला जुकाम वगैरह पैदा होता है और एंटी हिस्टामीन्स किस तरीके से उनको रोकती होती हैं। ये तो कुछ डिस्कशन हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने आपके सामने बनाया सारा का सारा नोज और फेफड़ों वाला सिस्टम, और ये मैंने राइनिटिस यानी कि छींकें आपको लग गई हैं, नाक के साथ आपका मसला हो गया, तो उसके लिए हम कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से ये एस्थमा जो लंग्स में हो जाता है उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और कफ, यही 3 चीजें होती हैं जो आपको लंग्स वगैरह में होती हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं एस्थमा के बारे में। आप लोगों ने अभी पीछे मेरी तकरीबन इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो तो एंटागोनिस्ट पे थी, इससे पीछे वाली मेरी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पे थी, जिसमें मैंने आपको बहुत बड़ी मैंने मोरिक बताई थी, डिड PMCE रोल नंबर्स एट अर्ली मॉर्निंग। अब उसमें आप देखें ना वो कौन कौन से थे जिनके ऊपर बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते थे। मैंने बताया था ना कि अगर कोई एगोनिस्ट है वो हमारे पास एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है, और अगर यहाँ पर बीटा 2 की बात होगी, बीटा 1 तो कार्डियक के साथ रिलेटेड था, यानी कि हमारे पास अगर कोई एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है और वो भी बीटा 2 है और उसके ऊपर आके कोई बाइंड कर रहा है जो कि यही वाला इसकी इन्फ्लुएंसी इसकी एफिनिटी इसी के लिए थी, तो वो लंग्स को डायलेट कर देगा, सिंपल। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लिहाजा साबित हुआ बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो एस्थमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्यों जी? क्योंकि ये जाके अटैच होते हैं बीटा 2 के ऊपर, और बीटा 2 के ऊपर जो चीज अटैच होती है तो वो फिर क्या काज करवा देती है, ब्रोंकोडायलेशन। समझ में आ गई?
ये हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ। इसी तरीके से मैंने आपको अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का बताया था, वो जाके अल्फा के ऊपर अटैच होते हैं, जो अल्फा के ऊपर प्रॉपर्ली अटैच होते हैं वो वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करवा देते हैं। तो एयरवेज हमारे पास जो यहाँ पे आर्ट्रियोल्स मौजूद थी जो डायलेट हुई हुई थी, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस यानी कि आर्टरीज हमारे पास अगर डायलेट होगी तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो बढ़ गई हवा की क्रॉस होने के लिए, तो ये इनको कंस्ट्रिक्ट करवा देगी, तो हमारे पास जो यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो हमारे पास छींकों के लिए इस्तेमाल हुए। जी आपको बातें तब समझ आएंगी जब आपने एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट वाली वीडियो देखी होगी, तभी ये बातें समझ आएंगी। साथ में मैंने ब्रीफ भी कर दिया कि आपको समझ आए। अच्छा, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी हमने बात बताई थी, वो आपको याद होएगा, जो मैंने आपको बताया था कि भाई वो न्यूरोजेनिक ब्लॉकर, सॉरी हमारे पास वो वाले ब्लॉकर होते हैं, मस्करीन ब्लॉकर होते हैं, इसी तरीके से गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होते हैं, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर होते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एंटागोनिस्ट हैं। अब वो एंटागोनिस्ट भी जो है हमारे पास, मिसाल के तौर पर एक मैं आपको देता हूँ कि भाई एक चीज़ है एट्रोपिन। एट्रोपिन का ना एक हमारे पास क्वाटनरी डेरिवेटिव होता है इप्राट्रोपियम, वो हमारे पास इस्तेमाल होता है अस्थमा के लिए, लेकिन यार इनको आप तब इस्तेमाल करेंगे जब इन पे इफेक्ट नहीं होगा। वैसे ये इतने इफेक्टिव नहीं है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट अस्थमा के लिए, लेकिन इसका मैंने एक मिसाल दे दिया कि एट्रोपिन है मिसाल के तौर पर, और उसका हमारे पास ये मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है जी, ये क्वाटरी डेरिवेटिव जिसका नाम है इप्राट्रोपियम, वो हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है अस्थमा के लिए। वैसे इनको हम इतना नहीं इस्तेमाल करते, जब ये काम चला रहे हैं फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इसको हमारे पास इनसेंसिटिव है फिर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये अब देखें एंटी हिस्टामिन्स, मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है एंटी हिस्टामिन्स के ऊपर, किस तरीके से वो जाते हैं और जाकर जो है वो, और मैंने कुछ आपको ये ज़ाहिर बात है H2 की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो मेरे से रिलेटेड है। मैं H1 की या फर्स्ट जनरेशन की बात करूंगा या सेकंड जनरेशन की बात करूंगा। फर्स्ट की बात करूंगा तो सिट्राजिन आ जाता है, सेकंड की बात करूँ तो डेस्लोरेडिन आ जाता है। तो इसमें मैंने डिस्कशन कर ली किस तरीके से। अब वो ज़ाहिर सी बात है जब वो जाएंगे, जो सिट्राजिन वगैरह है वो तो जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट भी दे देगा, हिस्टामिन ज़ाहिर बात है ब्लॉक हो गया, वो नहीं आएगा हमारे पास, ना हेडेक होगी, ना रेनिटिस होएगा, ना कुछ होएगा। इसी तरीके से डेस्लोरेडिन भी यही करेगा, लेकिन वो सीएनएस को बर्बाद नहीं करेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड आपको पता चल गया नाम से, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखते हैं, एंटी हिस्टामिन वाला एक्शन, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है उनको नहीं होने देते, कैपिलरीज को डायलेट नहीं होने देते, फिर वो रोले नहीं होंगे जो इन्फ्लेमेशन या अस्थमा या रेनिटिस के लिए बनते हैं। लेकिन तुसी आपू सोचो ये स्टेरॉइड ने लिहाजा स्टेरॉइड तो परहेज ही करे हो, ये भी जरा तक डॉक्टर पक्का प्रेडनिसोलोन देते होते हैं, ये हमने नोट भी किया है। वो पक्का प्रेडनिसोलोन जो कि खुद भी एक हमारे पास जो है वो स्टेरॉइड है, वो पक्का देते होते हैं साथ इसके, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नज़ला जुकाम वगैरह हो या लंग्स वगैरह में इशू हो रहा हो। अब क्रोमोलिन जो है वो हमारे पास क्या है जी, ये इस तरह करता होता है, ये वाला जो ड्रग है ना, ये जो हमारे पास मैस्ट सेल मैंने आपको बताया था ना जिसके साथ IgE बाइंड होती थी, ये उस मैस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ना स्टेबलाइज कर देता है। तो जाहिर बात जब स्टेबलाइज करेगा तो हिस्टामिन वगैरह कुछ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो जब हिस्टामिन वगैरह नहीं निकलेंगे, ना ए होना है देना ए होना है, तो ये क्या काज, अच्छा ये इनहेल्ड करके जो है वो लिया जाता है, इसके बारे में ये भी याद रखिएगा। अच्छा, क्रोमोलेमोन के, अच्छा क्रोमोलिन के बाद हमारे पास और क्या आ जाता है जी, ये दोबारा से देख लें, वही अस्थमा के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल हो गया, दोबारा से क्रोमोलिन इस्तेमाल हो गया। आखिरी चीज़ ये रह गई हमारे पास थियोफाइलिन। ये जो हमारे पास थियोफाइलिन है, ये भी ऐसा ब्रोंकोडायलेटर एक्ट करती है जी, किसके ऊपर, फॉर व्हाट पर्पस, ये इसी लंग्स की डायलेशन काज करवाने में, इट एक्ट्स ऐसा ब्रोंकोडायलेटर। ये बात आप इसके हवाले से याद रखिएगा, थियोफाइलिन। कब्ज की जानिब आते हैं, ओपिएट्स, लेक्चर को क्लोज करेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्कशन है, बस इनके बारे में इतनी इतनी बातें याद रखनी है, और कोई इतनी फिलासफी बड़ी बड़ी नहीं याद रखनी। ठीक हो गया। ओपिएट्स के बारे में क्या आपने याद रखना है जी, ओपिएट्स जरा समझे क्या चीज़ है। जिस तरह हमने एसिटाइलकोलाइन पढ़ा, जिस तरह हमने ये पढ़ा, क्या नाम है इसका, एपिनेफ्रिन, नोरिएपिनेफ्रिन पढ़ा, जिस तरह हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी, इसी तरीके से ओपिएट्स भी होते हैं। इनके भी अपने अपने रिसेप्टर होते हैं, इनके अपने अपने एगोनिस्ट होते हैं, अपने अपने एंटागोनिस्ट होते हैं, उनकी आगे अपनी क्लासिफिकेशन होती है। अब जो ओपियोटिक हमारे पास एगोनिस्ट होते हैं, जो कि ओपिएट रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होते हैं। अब जरा समझना, मैं 3 किस्म के यहाँ पे रिसेप्टर बना रहा हूँ, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर आ जाते हैं। आया वो सिग्मा ओपिएट रिसेप्टर है, या फिर वो कैपा ओपिएट रिसेप्टर है, या फिर वो हमारे पास म्यू ओपिएट रिसेप्टर है। अब ये ओपिएट्स के जो एगोनिस्ट होते हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओपिएट्स के एगोनिस्ट, यानी वही काज काम करवाएंगे जो ओपिएट काम काज करवाते थे। अब एगोनिस्ट जो है वो जाके अपने अपने रिसेप्टर पे, जब अब देखिए वो
इनके जो ओपिएट्स के जो एगोनिस्ट होते हैं ना, उनकी एफिनिटी होती है कि वो किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर सके, और एक रिसेप्टर पे बाइंड करके वो रिस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं, एक पे बाइंड करके वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवा देते हैं, एक पे बाइंड करके वो हेलुसिनेशन काज करवा देते हैं, और किसी पे बाइंड करके वो यूफोरिया काज करवा देते हैं, सिडेशन काज करवा देते हैं। यानी कि उनके मल्टी रिसेप्टर और मल्टी डायरेक्शनल पाथवेज होते हैं। तो मुझे ये बताया, जब मल्टी डायरेक्शनल पाथ में, अब ये देखिए मैंने बताया ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो डिप्रेस कर देंगे, लेकिन साथ में ए जेडे रोले होने ना तक उसी। तो ओपिएट्स के जो एगोनिस्ट होते हैं वो भी हमारे पास कफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल देता हूं, मोर्फिन, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, ठीक हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है ये सिडेशन वगैरह भी काज करवा रहा है, तो ये इस स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट की जगह एक हम मेडिएट एगोनिस्ट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोइडीन। समझ में आ रही? कोइडीन ये क्या करेगी, ये भी काम वो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करवाएगी, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट नहीं है कि साथ साथ हेलुसिनेशन भी और सिडेशन भी काज करवाता है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितना मॉर्फिन करवाता है। तो लिहाजा पहले तो ये था कि हम मॉर्फिन इस्तेमाल करें, लेकिन अब कोडीन आ गया तो अब मॉर्फिन की जरूरत नहीं, भाई कोडीन इस्तेमाल करो। लेकिन अब एक कोडीन से भी बेहतर चीज आ गई है, वो क्या है, वो हमारे पास डेरिवेटिव ही है मॉर्फिन का, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। ये हमारे पास अमूमन जो खांसी की दवाइयां होती हैं उसके अंदर भी मौजूद होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। अब ये क्या करेगा, ये सर जी रिस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा, दैट्स इट। ना ये सिडेशन काज करवाएगा, ना कोई और रोला करवासी, सिंपल जाकर रिस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देसी। तो ये थी हमारे पास तरीकाकार, यूज डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इंस्टेड ऑफ कोडीन एंड यूज कोडीन इंस्टेड ऑफ मॉर्फिन। ये थी हमारे पास सारी की सारी क्लासिफिकेशन, और ये था हमारा एक ओवरऑल व्यू जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से हिस्टामिन आके पंगे लेती थी सारा की जिस्म के साथ इन्फ्लेमेशन काज करवाती थी, और वो पिछली वाली वीडियोस में से कौन कौन से वो ड्रग्स थे एड्रीनर्जिक या कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के तौर पे इसको रोकते थे, और आज की वीडियो में हिस्टामिन्स के हवाले से कौन कौन से वो एंटी हिस्टामिन्स थे जो ये काम करते थे। दिस वाज द होल वीडियो। वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग।